नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश आज कारगिल विजय दिवस मनाकर कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है। देश भर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर देशवासियों ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड में भी जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह आयोजन कर कारगिल शहीदों को याद किया गया। मुख्य समारोह देहरादून की गांधी पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। मैं हमारे देश के उन सभी वीरों को पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित किया, निछावर कर दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। साथ ही मैं उन सभी अमर बलिदानियों को भी, उनके परिजनों को भी आज के उस अवसर पर मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिनके दर्द को प्रख्यात कवि श्री हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, बहनों की राखियां जल गई बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। कारगिल की माटी में जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी मां के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ उठा सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में, मैं ऐसे हर देवी की चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं। भाइयों बहनों, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शूरवीरों ने तिरंगों को मस्तक पर बांध कर ऐसी हुंकार भरी जिससे दुश्मन की धरती कांप गई थी, उनका कलेजा दहल उठा था। हमारे वीर सैनिकों ने दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों, जहां 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और विषम परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में, जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि सैनिकों के बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़कर 30 लाख कर दी गई है।
परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि भी अब 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख मिलते रहेंगे। चमोली में ECHS सेंटर व नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है, जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान व कल्याण के लिए वचनबद्ध है। इस कार्यक्रम ने न केवल कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने को भी एक मंच प्रदान किया है। हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे, उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका अब शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार आज जगह जगह पर हमारे सैनिक विश्राम गृह हैं, ECHS के केंद्र हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज हमने घोषणा करी है नैनीताल में और चमोली में ECHS और सैनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अन्य भी जो मांगे उनके लिए आएंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए, ये जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया गांधी पार्क देहरादून में आज, ये तो हमारा जो सचिवालय है वहाँ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एकमात्र प्रोग्राम आज देहरादून में नहीं है। इसके अलावा एक आर्मी की तरफ से भी हमारा जो चीर बाग में मेमोरियल है, वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। प्रस्थान करें। धन्यवाद। ये हमारा जो एक आप मान सकते हैं प्रतीक है, जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए देश के नाम। साथ ही हमारे जो वीर जवान बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हमारे देश को एक मौका दिया दोबारा गौरवान्वित होने के लिए। 1999 में बहुत कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहा हूँ और मैंने ऑपरेट किया है। मुझे पता है कि वहाँ पे छोटे छोटे कदम लेकर चढ़ने में, आपको अगर 100 मीटर भी चढ़ना है ऊपर, तो उसमें कितना मेहनत लगती है। और ऐसे हालातों में उतनी दुर्गम जो चोटियाँ थी, उनमें दुश्मन की गोलीबारी, उनकी डायरेक्ट फायर, उनसे जूझते हुए जो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश को और हमारी फौज को एक गर्वपूर्ण मौका दिया, उसको हम यहाँ याद करते हैं। और साथ ही आज के दिन के जो सैनिक हैं, उनमें वही जोश और जज्बा बना रहे, उस और प्रेरणा बनी रहे, उसे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से उसका बढ़ावा देते हैं। देखिए, मैं जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहाँ से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि देखो, कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी, वही एक सबसे ज़्यादा कारगर गन थी। और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा
चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज करना शुरू कर दिया था। और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। 1999 से लेके अब जब मैं देखो मुझे रिटायर हुआ 8 साल हो गए हैं, अब मैं जब पिछले 8-10 साल का वो देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा तेजी और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट मैंने भी नहीं सोचा था। आप ये देखिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल एक 200 किलोमीटर दूर एक रोशनदान से छोटे छेद से अंदर जाके एक उनके उस बंकर को डिस्ट्रॉय करती है जो उनका कमांड सेंटर है। ये कमांड सेंटर आपको मालूम नहीं होगा, ये अमेरिका की एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने बनाया था। और ये जो इतना मजबूत बनाया था कि पाकिस्तान में कोई भी अमेरिका से, यूरोप से जो बड़े बड़े डिग्निटरी आते थे, उनको ये दिखाते थे कि देखो हमारा ये अंडरग्राउंड इतना मजबूत है कि इसको कोई नहीं तबाह कर सकता। और हमने मात्र एक मिसाइल ब्रह्मोस की फायर करी थी, वो एसी के डक्ट के अंदर से नीचे गई, क्योंकि ये कमांड सेंटर था, इसमें ऑफिसर ही होते हैं, दिन रात ऑफिसर मैन करते हैं। 100 से ऊपर ऑफिसर थे, सारों का कहते हैं ना देवर वेपराइज्ड, कुछ नहीं मिला। इनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जिससे कि उन्होंने पूरा कमांड का जो नेटवर्क था उसको कंट्रोल किया हुआ था, वो सारा तबाह हो गया। और इनको पाकिस्तान को इतनी अंदरूनी चोट लगी उससे, जिसे कहते हैं ना कि आदमी को चोट लगती है लेकिन वो अपना दर्द भी जो है पब्लिक में बयान नहीं कर सकता। और उसने उसके बारे में सिर्फ वहां पे जेसीबी चला के उसको लेवल कर दिया। वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि हमारा यहाँ पे कुछ सेंटर था। ये हमारी अचीवमेंट है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर परमवीर चक्र विजेताओं को दिए जाने वाली सम्मान राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया है। इस राशि को बढ़ाए जाने पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री धामी का आभार प्रकट किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी सैन्य परिवार से जुड़े हैं और सैनिक कल्याण के विषयों पर हमेशा ही गंभीरतापूर्वक कार्य करते हैं। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि में सीधे 1 करोड़ रुपए की वृद्धि मुख्यमंत्री की सैनिकों के कल्याण से जुड़े विषयों पर गंभीरता को दर्शाता है। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि मेरे अनुरोध पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाया है, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। तो साथ ही कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मेटी ने देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिकों ने की। इस अवसर पर प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह टोकन ऑफ लव हमारे वीरों के अदम्य बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसे जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। विशेष रूप से कैनाल रोड के उन शहीद परिवारों को जिनके पति कारगिल युद्ध में शहीद हुए। इस अवसर पर शहीद परिवारों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम रतन नेगी ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में जिला ब्लॉक स्तर पर भी सभी 1999 के कारगिल शहीदों के परिजनों से मिलकर यही सम्मान दोहराया जाएगा, ताकि हर परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंचे। शहीद परिवार हैं कारगिल के बेटे जिनके पति शहीद हुए, उन परिवारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, बुलाया था और उनको हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। ये इतने बड़ी शहादत है कि उसका ऋण हम पूरे जीवन नहीं उतार सकते, लेकिन ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, हमारा उनके प्रति कृतज्ञता वो ज्ञापित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और सारे परिवारों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ पर पहुंचे और इस कार्यक्रम में भाग लिया, सम्मान हमारा उन्होंने स्वीकार किया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों के 49 विकासखंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5,823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ है, जिसमें 63% मतदान पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5,823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई
और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 63% पुरुष और 73% महिला मतदाता शामिल हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतदान में जो है जनता का भारी उत्साह, मतदाताओं का भारी उत्साह रहा, जो कि लोकतंत्र में गहरे विश्वास को भी दर्शाता है। ग्रामीण मतदाताओं द्वारा दिखाया गया है ये उत्साह जो है बेहद प्रशंसनीय भी है, और इसमें हमारे पूरी चुनावी प्रक्रिया फर्स्ट फेज़ की जो थी उसमें लगे हुए हमारे निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, सभी सुरक्षाकर्मी, इनके द्वारा भी पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को किया गया है, उनकी भी प्रशंसा की जाती है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है त्रिस्तरीय पंचायत को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण, हरित विकास और सतत पर्यावरण प्रबंधन को लेकर सजगता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लेकर कई अभिनव योजनाएं लागू की हैं। इस विषय पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष और सचिव सूचना बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप प्राधिकरण ने मियावाला में तालाब निर्माण किया है, वहीं गौरा देवी पार्क में आधुनिक जलाशय बनाए हैं और स्कूलों में वर्षा जल संचयन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे न केवल बुनियादी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया है, बल्कि शहरी विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मियावाला में एक तालाब राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज था और वहाँ पर काफ़ी इस स्थिति में था कि उसमें जल संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा था। उसकी जल संग्रहण की क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उसमें काम किया है और साथ ही साथ वहाँ पार्क भी बनाया है और बरसात के बाद उसमें जल भराव भी हुआ है और एक तालाब के अच्छे स्वरूप में आ गया है। इस तरह गौरा देवी पार्क डिफेंस कॉलोनी के पास में वहाँ भी हमने जल संरक्षण के लिए तालाब बनाया है, जो देहरादून क्षेत्र में और साथ ही आसपास में अगर कोई इस तरह के और भी तालाब और कुएं हैं तो उनको भी हम लोग संरक्षण और संवर्धन का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े और स्कॉलरशिप राशि के गबन के गंभीर मामले को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ मदरसे, सांस्कृतिक विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप प्राप्त की है। इस प्रकार के मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान सामने आया। इसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इसके निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश संभावना जताई है और इसमें विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है तो जो है इक्का दुक्का।
देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारियों उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है और जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लेक्स भी लगाए गए हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून जिले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। अभी हाल ही में आयोजित बैठक में कुछ डिस्कशंस में जो ग्रीवेंसेस थी या कुछ सजेशंस थे और फीडबैक थे, उसके क्रम में 3-4 जो स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें पहला एक भूखंड जो हमारा शासन आदेश के अकॉर्डिंग हर एक उत्तराधिकारी का। राजधानी देहरादून में सड़क हादसों एवं जाम की समस्याओं को लेकर कुछ समय पूर्व 6 शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने का विषय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। लापरवाही के चलते और झूठे तथ्य पेश करने पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि लापरवाही और गुमराह करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने सेक्शन की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचारी व लापरवाह बड़े छोटे सभी अधिकारियों के लिए प्रदेश में धामी सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक अधिकारियों पर अब तक कार्यवाही हुई है, जो केवल धामी सरकार में ही मुमकिन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईएफएस अधिकारी हों, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने इधर सोनप्रयाग से थोड़ा आगे लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है। स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केदारनाथ यात्रा को गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोका गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही एसडीआरएफ सोनप्रयाग की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सतर्कता पूर्वक कार्य किया गया। पीडब्ल्यूडी के मजदूरों द्वारा वैकल्पिक मार्ग निर्माण का कार्य किया जा रहा है ताकि प्रभावित यात्रियों का आवागमन पुनः सुचारू किया जा सके। इस दौरान एसडीआरएफ टीम द्वारा मार्ग के ऊपर फंसे लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया गया। एसडीआरएफ टीम लगातार क्षेत्र में मुस्तैदी से निगरानी और सहायता कार्य में लगी हुई है। तो इधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तोता घाटी का लगभग 250 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ के ऊपरी हिस्से में 2 से 3 फीट चौड़ी दरारें पड़ गई हैं, जो निरंतर गहरी होती चली जा रही हैं। बताते चलें कि ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण से पूरे पहाड़ को तोड़ने में हैवी ब्लास्टिंग से पूरा पहाड़ी बुरी तरह हिल चुका है। पहाड़ पर दरारों के पड़ने का पता तब चला जब कुछ दिनों पहले रॉक वॉल का ट्रीटमेंट करने वाली टीम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से टॉप पर पहुंची और उन्होंने दरारें देखी। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ के दरकने का खतरा बताया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कमलेश रमन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पर्व महिलाओं को समर्पित है और सावन मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ है। कार्यक्रम में महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर उत्साहपूर्वक तीज का पर्व मनाया है। उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा। कमलेश रमन ने प्रदेश और देश की समस्त मातृशक्ति को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
देखिए, क्योंकि ये सावन का महीना है और हरियाली तीज हमारी महिलाओं को समर्पित है, और क्योंकि माँ पार्वती जी ने अपना व्रत रख करके भोले जी को पाया था, और इस महीने में भोले जी की और माँ पार्वती की शादी भी हुई है, उनका विवाह भी हुआ है। उसी में आज हमने यहाँ एक हरियाली तीज रखी, क्योंकि सावन 12वीं गढ़वाल राइफल्स के 35 वर्षीय हवलदार वीरेंद्र सिंह कोटड़ी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हवलदार वीरेंद्र सिंह की अंत्योष्टि उनके गांव के पैतृक शमशान घाट बोरागढ़ में हुई है, जिसमें सैन्य अधिकारियों को साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने हवलदार वीरेंद्र सिंह कोटड़ी को नम आंखों से विदाई दी। मिली जानकारी के अनुसार चौड़गांव निवासी हवलदार वीरेंद्र सिंह वर्तमान में लैंसडाउन में तैनात थे। 2 दिन पहले ही वह यूनिट से 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव पहुंचा था। बुधवार की शाम को वे गांव से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वे खाई में गिर गए। गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो साथ ही रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में एक भवन पर मोबाइल टावर लगाने के विरोध को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत करा दिया। बता दें, पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में रघुनाथ के प्लॉट के पास एक भवन पर मोबाइल टावर लगाने का कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा यहां पर मोबाइल टावर लगाने का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।